अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैथमेटिक्स 4024 वेलकम टू मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने रोटेशन के शॉर्टकट्स को रिवाइज किया था। अब enlargement की बारी है। enlargement के शॉर्टकट्स और स्केल फैक्टर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने लिखे हुए हैं। बारी बारी सबको देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा थोड़ा सा और इंशाल्लाह हेल्प हो जाएगी तुम लोग की। तो लेट्स जस्ट मूव ऑन विद द enlargement कॉन्सेप्ट। अच्छा, enlargement में हमने ये चीज़ देखी थी कि हमें दो चीज़ें बतानी होती हैं enlargement। द फर्स्ट थिंग इज द स्केल फैक्टर और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। ठीक है, जैसे रोटेशन में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एनलार्जमेंट में हमारे पास दो होती हैं। एक हमें सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट बतानी पड़ती है और एक हमें स्केल फैक्टर बताना पड़ता है। एनलार्जमेंट वैसे वर्ड अगर आप देखो तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब बड़ा होके इमेज बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनलार्जमेंट में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो समटाइम्स छोटा होके भी जो है वो इमेज आपका बनाएगा। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो स्केल फैक्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ अभी। पहले ये देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट जो है ना, ये हमें फाइंड आउट कैसे करना है। अगर उसने दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए वो आपको इमेज और ऑब्जेक्ट बना के देगा। जैसे ये एग्जांपल है, पी क्यू आर, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और हमारा जो इमेज है वो पी डैश क्यू डैश और आर डैश है। दिखते ही हमें पता चल रहा है कि ये एनलार्जमेंट हो रही है। एनलार्जमेंट में बेसिकली शेप, जो आपका साइज है, बेसिकली शेप नहीं, साइज चेंज हो जाता है। ठीक है, ट्रांसलेशन में आपका साइज जो है वो सेम रहता है, एनलार्जमेंट में जो है वो आपका साइज जो है वो चेंज हो जाता है। अब कुछ बच्चे इसको जो है ट्रांसलेशन भी कहते हैं कि सर ये ट्रांसलेशन हुई है, लेकिन ट्रांसलेशन में आपका जो है ना उसका साइज चेंज नहीं होता ऑब्जेक्ट और इमेज का। ठीक है, दोनों बिल्कुल बराबर ही रहते हैं, एरिया दोनों का बराबर होता है। लेकिन एनलार्जमेंट में आप खुद देख रहे हो कि क्लियरली जो है वो हमारा इमेज जो है वो एनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया। अच्छा, अब सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट का जो प्रोसीजर है वो ये है कि अगेन आपको दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो है वो सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ मेरे पास पी क्यू आर है, यहाँ पी डैश क्यू डैश और आर डैश है। तो मैंने पी और पी डैश को सेलेक्ट किया और इन दोनों को एक सेम लाइन से जो है वो ज्वाइन करता हुआ आगे एक्सटेंड कर दिया उस लाइन को। ठीक है, इसी तरह मैंने आर और आर डैश को सेलेक्ट किया और मैंने एक लाइन स्टार्ट की ड्रॉ करना, जो कि आर डैश और आर को ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ जा रही है और वो एक्सटेंड हो रही है। यहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस मीट करेंगे, दिस विल बी द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। अब मैंने यहाँ आर इसलिए लिया क्योंकि क्यू और जो पी है वो सेम ही लाइन में, तो मेरी लाइन जो है वो इसी के ऊपर बन रही होती तो क्लियर नहीं होता। तो आपकी मर्जी होती है, यू हैव टू टेक टू पेयर्स। ठीक है, दो पेयर्स देने कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हमने एक पी और पी डैश ले लिया और उनको सेम लाइन से ज्वाइन करते हुए लाइन को आगे एक्सटेंड करना है। जहां तक आप एक्सटेंड कर सकते हो कर लो, वो जहां मीट करेंगे वो आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये एक और एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट पी क्यू आर और पी डैश क्यू डैश आर डैश। अगेन यहाँ भी वही सेम जो स्ट्रेटजी है, यहाँ मैंने क्यू और क्यू डैश को पिक किया, दोनों को मैंने सेम लाइन से ज्वाइन किया। इफ यू वांट टू एक्सटेंड इट, आप बिल्कुल इसको एक्सटेंड कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है। और फिर मैंने आर और आर डैश को पिक किया और इनको दोनों को एक लाइन से ज्वाइन किया। तो जहां मेरी ये दो लाइंस मीट कर रही हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। ये मेरा जो है वो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है। तो सिंपल सा मेथड है, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ अ लाइन जो कि आपके दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी और उसको दोनों साइडों पे एक्सटेंड कर देना। ठीक है, और फिर देख लेना कि आपने जो दो पेयर्स को ज्वाइन किया है उनकी लाइंस जहां मीट कर रही हैं, दैट विल बी योर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। ये हो गया सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। इसके अलावा स्केल फैक्टर। अब स्केल फैक्टर के लिए क्या करना है, स्केल फैक्टर के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि कोई भी इमेज की एक साइड की लेंथ ले लो, उसको ऑब्जेक्ट की उसी साइड की लेंथ से डिवाइड कर दो तो आपको स्केल फैक्टर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्यू डैश और आर डैश ले रहा हूँ तो क्यू डैश और आर डैश की जो लेंथ है बॉक्सेस में, वो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और 4 बॉक्स आ रही है। और इसी तरह यहाँ क्यू आर की जो है वो 2 बॉक्स आ रही है, तो 4 डिवाइड बाई 2 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका स्केल फैक्टर जो है वो 2 हो गया। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ। आपके पास दोनों शेप्स बने हुए होते हैं, या फिर वो आपको स्केल फैक्टर देगा और आपको इनलार्ज करके ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, या फिर वो आपको ऑब्जेक्ट और इमेज देके बोलेगा स्केल फैक्टर बताओ। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना, इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ। इमेज की लेंथ को ऊपर रखना, ऑब्जेक्ट की लेंथ को नीचे रखना, आपको जो है वो स्केल फैक्टर मिल जाएगा। स्केल फैक्टर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बारे में अभी और जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव का क्या मतलब होगा और नेगेटिव का क्या मतलब होगा। अभी हमने सिर्फ ये सीखा है कि हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कैसे फाइंड करना है अगर आपको ऑब्जेक्ट और इमेज दिए हुए। और फिर मैंने ये बताया आपको कि हाउ टू फाइंड द स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे, ये फॉर्मूला है, इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ। अच्छा, अब जरा ये देख लेते हैं जल्दी से कि अगर हमारा स्केल फैक्टर पॉजिटिव है तो क्या मतलब है, और अगर नेगेटिव है तो उसका क्या मतलब है। देखो, इफ स्केल फैक्टर इज पॉजिटिव,
अगर आपका स्केल फैक्टर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज ऑन वन साइड ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। मतलब आपका जो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट होगा वो एक साइड पे होगा और उसकी दूसरी साइड पे आपका ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइड पे मौजूद होंगे, अगर आपका स्केल फैक्टर पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब सेंटर इज ऑन वन साइड और ऑब्जेक्ट और इमेज इज ऑन द अदर साइड। लेकिन अगर आपका स्केल फैक्टर नेगेटिव है तो आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट विल बी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, सेंटर अगर एक साइड पे है, ऑब्जेक्ट इमेज अगली साइड पे है, तो इसका मतलब स्केल फैक्टर पॉजिटिव है। क्योंकि ये फॉर्मूले में साइन का कोई वो नहीं है, साइन नहीं बता रहा है ये फॉर्मूला, वो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि साइन क्या है। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ आपका स्केल फैक्टर पूछूं तो आप यहाँ भी यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ। लेकिन अब यहाँ ऑटोमेटिकली आप देखोगे चूंकि सेंटर जो है वो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में है, तो इसका मतलब है कि यहाँ स्केल फैक्टर जो है वो नेगेटिव होगा। आपने खुद ब खुद जो है वो नेगेटिव का साइन इंसर्ट कर देना है, तो फिर आपका स्केल फैक्टर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा, अब स्केल फैक्टर की थोड़ी सी और डिटेल ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक स्केल फैक्टर है, ठीक है, सॉरी स्केल है जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर आपका स्केल फैक्टर 1 और -1 के बीच में है, 1 का मतलब तो ओरिजिनल शेप हो जाएगा ना। अगर स्केल फैक्टर 1 है तो इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट है इमेज भी बिल्कुल उसी तरह होगा। अगर मैं 1 से जो है वो स्मॉलर नंबर की तरफ जाता हूँ और 1 से लेके -1 के इन बिटवीन अगर मेरा स्केल फैक्टर है, तो इसका मतलब है मेरा इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। मतलब डिमिनिश का मतलब है उसका साइज छोटा होगा। लेकिन अगर मैं 1 से बड़े नंबर्स की तरफ जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा जो इमेज है वो इनलार्ज हो रहा है, मेरा इमेज जो है वो बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट छोटा होगा। और मेरी जो ओरिएंटेशन है वो सेम होगी, मतलब फ्लिप नहीं होगा, सेम जो है वो ओरिएंटेशन होगी, जैसा आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। यहाँ बिल्कुल ओरिएंटेशन सेम है, बस ये जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया है साइज में। ठीक है, अगर मैं -1 से छोटे नंबर की तरफ मूव करता हूँ, जैसे -1 है, -2, -3, -4, तो मेरा ऑब्जेक्ट इनलार्ज होगा अगेन। ठीक है, उसका साइज बड़ा होगा। लेकिन अब जो ओरिएंटेशन है ना वो चेंज हो जाएगी, मेरा जो ऑब्जेक्ट है इमेज जो है मेरा वो फ्लिप हो जाएगा, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में नजर आ रहा है। इधर भी तो इनलार्जमेंट हुई है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से। लेकिन अब ओरिएंटेशन चेंज हो गई, ये और ये इनकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है, ये फ्लिप हो गया। इसका मतलब है यहाँ स्केल फैक्टर नेगेटिव है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा जहन में रख लेना कि 1 और -1 के बीच में अगर आपका स्केल फैक्टर है तो समझ लेना कि इमेज छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर -1 से छोटे नंबर्स की तरफ जा रहा हूँ या 1 से बड़े नंबर की तरफ जा रहा हूँ तो इनलार्जमेंट होगी, इमेज बड़ा होकर दिखेगा। लेकिन -1 से छोटे नंबर्स पे जो शेप है वो फ्लिप हो जाएगी और 1 से बड़े नंबर्स पे जो है वो इनलार्ज होगा और ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम रहेगी। अच्छा, अब जरा शॉर्टकट्स देख लेते हैं इनलार्जमेंट करनी कैसे। इनलार्जमेंट में अगेन वही दो ऑप्शन है जैसे रोटेशन में थे। द फर्स्ट वन इज इफ द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज 0 0। अगर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 0 0 है तो आपको कुछ नहीं करना, सारे कोऑर्डिनेट्स जो भी शेप है आपका उसके सारे कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करो, उन हर कोऑर्डिनेट की एक्स और वाई वैल्यू को स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, आपको नए कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, उनको प्लॉट कर दो, इनलार्जमेंट वाला इमेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये उस वक्त करना है जब सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज 0 0। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द शेप। ठीक है, जितना शेप है, जितने शेप्स हैं, जितने उसके वर्टिसेस हैं या कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको फाइंड आउट करो, मल्टीप्लाई ईच एक्स एंड वाई वैल्यू विद द स्केल फैक्टर, यू विल गेट सम न्यू पॉइंट्स, उनको प्लॉट कर दो, आपका जो नया रिक्वायर्ड इमेज है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इफ द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज नॉट 0 0, तो वही तीन काम करने पड़ेंगे, 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट थिंग, सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लो, बारी बारी हर कोऑर्डिनेट की एक्स और वाई वैल्यू में से सेंटर को सब्ट्रैक्ट करो। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मेरे पास आ गया पहला एक्स वाई, तो मैं पॉइंट की एक्स वैल्यू को लूंगा, उसमें से माइनस करूंगा सेंटर की एक्स की वैल्यू। मतलब पॉइंट की एक्स की वैल्यू माइनस सेंटर की एक्स की वैल्यू, तो मेरे पास एक नई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह मैं वाई के साथ भी करूंगा, पॉइंट की वाई वैल्यू माइनस सेंटर की वाई वैल्यू, जो मेरे पास एक नया पॉइंट आ जाएगा। वो जो नया पॉइंट आया उसमें भी एक एक्स वाई की वैल्यू होगी, उसके एक्स और वाई वैल्यू को स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मुझे एक नया पॉइंट मिल जाएगा। उस नए पॉइंट में मैं वापस सेंटर को ऐड करूंगा, फिर मुझे एक नया पॉइंट जो मिलेगा वही मेरा फाइनल पॉइंट होगा, मैं उसको प्लॉट कर दूंगा, तो मुझे मेरा रिक्वायर्ड इनलार्ज्ड इमेज जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस थी। द फर्स्ट वन इज व्हेन द सेंटर इज 0 0, कुछ नहीं करना, सारे कोऑर्डिनेट्स को स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, नए मिल जाएंगे, प्लॉट कर दो, आंसर आ गया। लेकिन अगर सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट 0 0 नहीं है, वही तीन काम करने पड़ेंगे। पहले सेंटर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेट आ गया नया, उसको स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर एक नया कोऑर्डिनेट आ गया,
उसमें सेंटर को ऐड करना पड़ेगा, फिर एक नया कोऑर्डिनेट आ गया, उस कोऑर्डिनेट को जब प्लॉट करोगे तो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर।